Assalamu alaikum my dear students, my name is Muhammad Rahil Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ सक्सेशन। सक्सेशन की अगर हम बात करें तो सक्सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक एनवायरनमेंट के अंदर एक इकोसिस्टम को डेवलप किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है वो बिल्कुल फ्रॉम वेरी ज़ीरो लेवल से शुरू हो रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पुराना इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया और नया इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होने के बाद बनाया जा रहा है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह इकोसिस्टम चेंज होता है, किस तरह कम्युनिटीज़ चेंज होती हैं, और जब वो चेंज होती हैं तो किस तरह नई स्पीशीज़ पैदा होती हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सक्सेशन के हमारे पास लेवल क्या हैं, सक्सेशन की हमारे पास टाइप्स क्या हैं, और फिर इन तमाम चीज़ों के साथ हम एक एग्जाम्पल को लेंगे और उस एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। आज के टॉपिक में हमें यह देखना होगा कि किस तरह पहली दफ़ा इस दुनिया में प्लांट्स बने थे और उन प्लांट्स में किस तरह सक्सेशन हुई और हमने उनको लाइकन स्टेज से उठाकर ट्री की स्टेज तक पहुंचा दिया। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करने जा रहे हैं सक्सेशन। सक्सेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करना है। आइए ज़रा फर्स्ट इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट change in the community structure over the period of time वक़्त गुजरने के साथ साथ एक कम्युनिटी के अंदर जो चेंज आता है उस चेंज को हम सक्सेशन कहते हैं। याद रखिएगा, सक्सेशन का जो मेन पर्पस होता है, इसका मेन पर्पस अगर हम देखें सो मेन पर्पस अगर हम देखें तो इसका मेन पर्पस है टू डेवलप न्यू वेल डेवलप्ड इकोसिस्टम। तो एक नया इकोसिस्टम जो है वो डेवलप करना, बनाना, जो कि वेल डेवलप हो, जो कि अच्छे तरीके से वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडजस्ट कर चुके हों। सपोज कीजिए मैं कहता हूं मेरे पास ये एक स्पेसिफिक एरिया है, ये लीजिए, ये मेरे पास एक स्पेसिफिक एरिया है। अब इस स्पेसिफिक एरिया में मेरे पास बेशुमार टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है, ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के एंड सो ऑन। बेशुमार मेरे पास ऑर्गेनिज्म है। जब बेशुमार वैरायटी के हैं तो डेफिनेटली मेरे पास ये क्या होगा, ये मेरे पास एक कम्युनिटी होगी, एक स्पेसिफिक एरिया पे है, और वहाँ पे जो है वो डेफिनेटली नॉन लिविंग सब्सटेंसेस भी इनकी सराउंडिंग में होंगी। तो ये मेरे पास एक इकोसिस्टम का दर्जा रखेगा। अब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, सपोज कर लीजिए आफ्टर 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, अब क्या हुआ, जब हमने इनको दोबारा ऑब्जर्व किया आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, तो मेरे पास इसी एरिया में मुझे नज़र आया ए है, बी नहीं है, सी है, डी है, ई नहीं है, एफ है, जी है, एच नहीं है, आई नहीं है, मेरे पास जो है वहाँ पे के है, एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है, क्यू है। तो बेशुमार आपको नई स्पीशीज यहां पे नजर आ रही हैं। बेशुमार ऐसी स्पीशीज हैं जो क्या हो चुकी हैं, एलिमिनेट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, एक्सटेंट हो चुकी हैं, और बेशुमार ऐसी भी हमारे पास स्पीशीज हैं जो
न्यूली डेवलप हैं, नई पैदा हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक क्या आया है, चेंज आया है। चेंज, ये मेरे पास जो था वो एक ओल्ड इकोसिस्टम था, इकोसिस्टम, और ये मेरे पास बन गया एक न्यू इकोसिस्टम। अब ओल्ड से जो न्यू बना वो बना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, तो ये बना आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। अब वो कुछ भी हो सकता है, तो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद अगर आप देखिए तो इसमें अच्छा खासा चेंज आ गया। बेशुमार स्पीशीज नई जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, बेशुमार जो है वो पुरानी स्पीशीज ख़त्म हो चुकी हैं, और ये जो आपके पास पुरानी ऑलरेडी जो पीछे वाले इन्वायरमेंट में भी थी और नए इन्वायरमेंट में भी हैं, उनमें भी ऐसा होगा कि उनमें भी अच्छी खासी मॉडिफिकेशन हो चुकी होंगी, जभी तो वो ज़िंदा हैं इन्वायरमेंट के साथ, उसके चेंज होने के साथ। अब याद रखिएगा, ये जो चेंज आया है, इस चेंज की सबसे बड़ी वजह जो कंसीडर होती है वो हमेशा होती है एनवायरनमेंट। तो जो ये जो चेंज आया है, इस चेंज के ऊपर जो मेन रोल है वो है एनवायरनमेंट का। तो एनवायरनमेंट के चेंज होने पर एक पुराना जो इकोसिस्टम था वो चेंज होना शुरू हो गया, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज होना शुरू हो गई, और एक टाइम पीरियड के बाद एक नया इकोसिस्टम डेवलप हुआ। वो जो पुराना इकोसिस्टम था, अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि वो सिंपल होगा, सिंपल। और जो नया बनेगा मैं उसके बारे में ये कह सकता हूं कि वो कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर बेशुमार अडेप्टेशंस आ चुकी हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेशुमार नए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप हो चुके हैं, या जो नए ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए हैं उनके अंदर बेशुमार फीचर्स इनहेरिट हुए हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, कि वो अच्छे तरीके से वहां पे क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें। अब ये जो पहले वाले ऑर्गेनिज्म थे जो सिंपल थे, दे वर हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल थे, जभी तो उनमें क्या होना शुरू हो गया, चेंज होना शुरू हो गया। और अगर हम बात करें ये नए इकोसिस्टम की, तो ये होगा हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल। तो बेसिकली ये ओल्ड से न्यू का बनना विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू स्पेसिफिक रीजंस, ये बेसिकली प्रोसेस हमारे पास जो है वो सक्सेशन कहलाता है, जिसमें जो पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर रिप्लेस बाय द न्यू वन। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ओल्ड कम्युनिटीज यानी डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे आर रिप्लेस बाय न्यू वन। तो बेशुमार जो पुराने हैं वो खत्म हो गए और बेशुमार वहां पे नए पैदा हो गए। तो इसी के लिए आपकी बुक एक टर्म यूज कर रही है कि इट्स अ कम्युनिटी रिले। सो कम्युनिटी रिले से मुराद ही ये है कि हमारे पास जो पुरानी कम्युनिटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं, वो चेंज होना शुरू हो गई हैं, और उनकी जगह नई कम्युनिटीज़ आ गई हैं। यानी पुरानी स्पीशीज़, पुराने ऑर्गेनिजम्स विच वर हाईली अनस्टेबल, दे स्टार्ट टू डेवलप, दे स्टार्ट टू रिप्लेस देमसेल्फ इनटू हाईली डेवलप, हाईली स्टेबल ऑर्गेनिजम्स। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पुरानी जो जगह है वो चेंज हुई, जो पुराने ऑर्गेनिज्म है वो चेंज हुए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम सक्सेशन बोलते हैं। अगर हम सक्सेशन की फर्दर अगर हम देखें तो हमने कहा कि पुरानी जो कम्युनिटीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं और नई कम्युनिटीज़ जो है वो बन रही हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म चेंज होते जाएंगे, ये क्या करेंगे, चेंज इन कम्युनिटी, चेंज इन कम्युनिटी। तो डेफिनेटली जब मैंने कहा कि चेंज इन कम्युनिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज आ रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो वो जो चेंज है ये क्या करेगा, अल्टर द इकोसिस्टम,
तो वो क्या करेगा, उस इकोसिस्टम को क्या करना शुरू कर देगा, चेंज करना शुरू कर देगा। अब उसको चेंज करने की जो मेन मकसद है, मेन पर्पस है, वो क्या है, बेसिकली जो नया हमारे पास एनवायरनमेंट बनना चाह रहा है वो स्टेबल बनना चाह रहा है। अब पुराने ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी से अच्छी अडेप्टेशंस कर रहे हैं, वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एनवायरनमेंट उनके लिए जो था वो फेवरेबल नहीं था, वो कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट उनके लिए फेवरेबल हो जाए। तो जब वो कोशिश करेंगे तो उसी कोशिश के दौरान वो कोशिश करेंगे अपने एनवायरनमेंट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक मॉडिफाई करें। अगर तो वो वहां रहने में कामयाब हो गए तो वो इवॉल्व हो जाएंगे, नए ऑर्गेनिज्म बना देंगे। और अगर वो वहां पे प्रॉपर तरीके से एडजस्ट ना हो पाए तो ऐसा होगा कि वो अपने इकोसिस्टम को इतना चेंज कर जाएंगे, देन इट विल बिकम फेवरेबल फॉर न्यू वन, कि वो नए आने वालों के लिए अच्छा खासा क्या हो चुका होगा, वो नए आने वालों के लिए अच्छा खासा जो है वो फेवरेबल हो चुका होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सक्सेशन का जब एंड होगा तो हमारे पास जो एंडिंग पॉइंट है वो ख़त्म होगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स पे, हाईली स्टेबल ऑर्गेनिज्म पे, वेल अडेप्टेड ऑर्गेनिजम्स पे, और एनवायरनमेंट विल बिकम हाईली फेवरेबल फॉर देम। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट चेंज करते रहते हैं ताकि अगर वो खुद भी वहाँ पे रहें तो एनवायरनमेंट उनको जो है वो एडजस्ट जो है वो अच्छे तरीके से करने में आसानी जो है वो दे, या फिर अगर नए ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पे आते हैं तो वो भी अच्छे तरीके से वहाँ पे क्या हो सके, एडजस्ट हो सके। अगर हम सक्सेशन के लेवल्स पे जाते हैं, लेवल्स ऑफ सक्सेशन, तो हमारे पास सक्सेशन के दो लेवल्स हैं। एक हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं पायनियर स्टेज, और एक जिसे हम बोलते हैं क्लाइमेक्स स्टेज। याद रखिएगा जो हमारे पास पायनियर स्टेज है, नेम बता रहा है, यानी यहां से शुरुआत होनी है, सो ये स्टार्टिंग स्टेज है, स्टार्टिंग ऑफ सक्सेशन। यहां से सक्सेशन स्टार्ट हो रही है, और ये क्या है, एंडिंग स्टेज ऑफ सक्सेशन। जब स्टार्ट हो रही है तो यहां पे जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होंगे, डेफिनेटली अभी मैंने कहा कि वो जो पहले वाला एनवायरनमेंट था वो बेसिकली वहां पे जो ऑर्गेनिज्म थे वो सिंपल थे, वो अनस्टेबल थे, एनवायरनमेंट उनके लिए अनफेवरेबल था। जब इन्वायरमेंट उनके लिए अनफेवरेबल है और इन्वायरमेंट जो है वो उनके ऊपर अच्छा खासा फोर्स लगा रहा है कि वो अपने आप को चेंज करें, और वो ऑर्गेनिज्म है भी सिंपल, उनमें बहुत अच्छी अडेप्टेशंस नहीं है, देन दे विल ट्राई टू एडजस्ट देमसेल्फ। उसके लिए वो अपने अंदर बेशुमार मॉडिफिकेशंस लेके आएंगे, चेंजेस लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो उनके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि दे आर हार्डी इन्वेडर्स। हार्डी इन्वेडर से मुराद के बहुत मुश्किल से वो गुजारा कर रहे होंगे, बहुत मुश्किल से वो उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक एरिया को, और बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को एडजस्ट करने की वहां पे क्या कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, और ये होंगे हाईली अनस्टेबल। और डेफिनेटली इनके लिए एनवायरनमेंट भी क्या होगा, इनके लिए एनवायरनमेंट होगा अनफेवरेबल। और जब हम बात करते हैं क्लाइमेक्स स्टेज की, तो क्लाइमेक्स स्टेज में क्या होगा, एनवायरनमेंट जो है बिकम फेवरेबल। एक तो एनवायरनमेंट इनके लिए फेवरेबल हो गया, दूसरा सबसे बड़ा चेंज क्या होगा, हाईली स्टेबल ऑर्गेनिजम्स।
ऑर्गेनिज्म अपनी जो है वो एक्सट्रीम लेवल की मॉडिफिकेशन पे आ चुका है और वो वेल अडेप्टेड हो चुका है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बना था दैट वाज बैक्टीरिया। चेंजेस आती गई, एवोल्यूशन होती गई और आज का ह्यूमन बन गया, आज का डॉग बन गया, आज का कैट बन गया। अब क्या वजह है, अगर बैक्टीरिया से ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशन डॉग कैट ह्यूमन बन सकता है, तो ह्यूमन से सदियों से ह्यूमन ही क्यों बन रहे हैं? ह्यूमन से आगे नई स्पीशीज क्यों नहीं बन रही? ह्यूमन आगे फर्दर चेंज क्यों नहीं हो रहा? तो उसका जवाब है हमारे पास कि वी आर एट क्लाइमेक्स स्टेज। एनवायरनमेंट हमारे लिए फेवरेबल हो चुका है, हमारी एनवायरनमेंट के अंदर बहुत अच्छी अडेप्टेशन हो चुकी है, दैट्स वाई हम चेंज नहीं हो रहे। अगर हम लेवल्स के बाद टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ सक्सेशन, तो हमारे पास दो तरह की सक्सेशंस हैं। सो टाइप्स ऑफ सक्सेशन, एक हमारे पास है प्राइमरी सक्सेशन और एक हमारे पास है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। जब हम बात करते हैं प्राइमरी सक्सेशन की, सो प्राइमरी सक्सेशन से मुराद ये होगा कि जिसमें हमारे पास होगी प्रोडक्शन ऑफ न्यू कम्युनिटी फ्रॉम बेयर रॉक्स। सो बेयर रॉक से मुराद वी हैव नो साइंस ऑफ द प्रीवियस लाइफ। हमारे पास पहले लाइफ का कोई साइन नहीं है। उस स्पेसिफिक एरिया में बिल्कुल बंजर एरिया था, बिल्कुल पथरीला जो था वो एरिया था, या सपोज वहाँ पे ग्लेशियर्स थे, या वहाँ पे सिर्फ पॉन्ड था, या वहाँ पे सिर्फ सैंड थी, डेजर्ट था, कुछ भी था, लाइफ का कोई साइन नहीं था, और अचानक वहाँ पे जो है वो लाइफ बन गई। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पे लाइफ नहीं थी और लाइफ बन गई, वहाँ पे कोई इकोसिस्टम नहीं था, इकोसिस्टम डेवलप हो गया, नंबर ऑफ स्पीशीज नहीं थी, नंबर ऑफ स्पीशीज बन गई। इस तरह की सक्सेशन को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन से मुराद ये है व्हेन ओल्ड इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब। पुराना इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया। अब पुराने के डिस्टर्ब होने की वजह क्या हो सकती है? हमने कहा एनवायरनमेंट में चेंज। अब वो चेंज क्या हो सकता है? सपोज कर लीजिए वहां पे आग लगी, सारे जो थे दरख्त थे वो सारे के सारे जल गए। सपोज कीजिए फ्लड आ गया, वो बेशुमार एनिमल्स को बहा के ले गया। सपोज कर लीजिए पत्थर गिर गया, नीचे सारे एनिमल्स प्लांट आ गए और वो नीचे आके मर गए। बेशुमार जो है वो काजिज हो सकते हैं। अब वो जो पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑलरेडी उस एरिया में एक इकोसिस्टम था, कम्युनिटीज थी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, लाइफ थी। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपने देखा, सपोज आफ्टर 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, अचानक वहां पे दोबारा एक नया इकोसिस्टम डेवलप हो गया। जब दोबारा नया इकोसिस्टम डेवलप हो गया, सो वो हुआ क्या? पुराना इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ, उससे नया इकोसिस्टम बना। क्यों? क्योंकि जो पुराने वाले थे दे लेफ्ट सम साइंस ऑफ लाइफ, क्योंकि वो कुछ लाइफ के साइन छोड़ गए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी दरख्त जो थे वहां मौजूद थे, आग लग गई, बेशुमार दरख्त जो थे वो जल गए, कुछ दरख्तों के सीड्स जो हैं वो बच गए, वो सॉइल के अंदर धंस गए। अब वहां जाके सीड के अंदर करैक्टर मौजूद है कि वो क्या हो जाता है? डॉर्मेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, सपोज आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 40 ईयर्स, अचानक एनवायरनमेंट उनके लिए फेवरेबल हो गया एंड देन दे स्टार्ट टू जर्मिनेट। और जैसे उन्होंने जर्मिनेट किया, एक नया वहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप कर दिया, एक नई कम्युनिटी डेवलप कर दी। तो ऑलरेडी जो कम्युनिटी थी वो अपने लाइफ के साइंस छोड़ के गई, तब जाके नई कम्युनिटी पैदा हुई, तब जाके नई लाइफ पैदा हुई। दिस फिनोमेना कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन। सो कम्युनिटी का बनना
व्हेन देयर आर नो साइंस ऑफ द प्रीवियस लाइफ, वो आपके पास प्राइमरी सक्सेशन है। और लाइफ से लाइफ का डेवलप होना, कम्युनिटी से कम्युनिटी का डेवलप होना आफ्टर चेंजेस, वो आपके पास क्या कहलाता है? सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। प्राइमरी सक्सेशन जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन के लिए टाइम बहुत कम लगता है। तो प्राइमरी सक्सेशन विल टेक मोर टाइम, वेयर एज सेकेंडरी सक्सेशन विल टेक लेस टाइम। अब अगर हम बात करें सक्सेशन की, तो सक्सेशन कहाँ पे हो सकती है? अगर मैं प्राइमरी सक्सेशन की बात करूं तो वो कहाँ कहाँ हो सकती है? इफ सपोज, इफ इन वाटर या इफ ऑन लैंड। तो अगर तो वो हो रही है पानी के अंदर, सो दिस फिनोमेना कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर। और अगर वो हो रही है लैंड पे, देन इट विल बी कंसीडर एज जीरो फियर। जीरो का वर्ड जो है हम खुश्की के लिए ज्यादातर जो है वो यूज करते हैं। तो आइए जी, सक्सेशन में जब हम बात करेंगे तो हमने आज के लेक्चर में जो सक्सेशन डिस्कस करनी है वो बेसिकली प्लांट्स की सक्सेशन को डिस्कस करना है और प्राइमरी सक्सेशन को डिस्कस करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज क्रस्टोज लाइकन स्टेज। क्रस्टोज लाइकन स्टेज। अब क्रस्टोज लाइकन स्टेज से क्या मुराद है? सबसे पहले जो डेवलप हुए इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में, एनवायरनमेंट में जो सबसे पहले डेवलप हुआ वो थे लाइकन। सबसे पहले लाइकन डेवलप हुए और लाइकन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। लाइकन बेसिकली अलगी और फंगी का जो आपस में म्यूचुअल एसोसिएशन होता है उसे लाइकन कहते हैं। यानी सबसे पहले वहां पे अलगी और फंगी जो है वो पैदा हुए और वो जो एरिया था दैट वाज बेयर रॉक्स। तो बड़ा एक एक्सट्रीम सा एनवायरनमेंट होगा। खुश्की है तो बहुत ज़्यादा खुश्की, और अगर कहीं पानी पड़ जाए, बारिश वगैरह हो जाए तो फिर इनको पानी मिलता था और ये अपने अंदर उस पानी को स्टोर करना शुरू कर देते थे। और अगर बारिश नहीं हुई, ऑलरेडी जो पानी था वो कंज्यूम हो गया, तो फिर ये क्या करते थे? बगैर पानी के लंबा अरसा जो थे वो गुजार सकते थे, बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू बिकम डॉर्मेंट। क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी थी कि वो अपने आप को किस में चेंज कर लेते थे? वो अपने आप को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे अडेप्टेशंस होती गई, चेंजेस आती गई, तो फिर बना फॉलिएज लाइकन स्टेज। अच्छा, यहां पे एक और चीज मैं आपको डिफाइन करता चलूं कि शुरू में अगर हम देखें तो वर्ड मैंने लिखा है क्रस्टोज। क्रस्टोज का वर्ड क्रस्ट से निकला है। क्रस्ट कहते हैं जो टॉप लेयर होती है सॉइल की। अब सॉइल की जो टॉप लेयर है बेसिकली उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। तो ये जो लाइकन्स थे, ये जो बेयर रॉक्स के ऊपर पैदा हुए थे, ये बिल्कुल रॉक की अपर सरफेस पे पैदा हुए थे एंड दे वर फर्मली अटैच देयर। अगर आप इनको उतारने की कोशिश करें तो ये उतरते नहीं एंड दे विल लुक लाइक कि दे आर द पार्ट ऑफ द रॉक। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से कि ये क्रस्टोज हैं, यानी क्रस्ट का ही एक पार्ट है, यानी ये बिल्कुल क्रस्ट के तौर पे ही नजर आते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से दे आर क्रस्टोज लाइकन। उसके बाद जो लाइकन डेवलप हुए दे वर फॉलिएज। फॉलिएज का मतलब होता है दे हैव लीफ लाइक अपीयरेंस। सो दे हैव लीफ लाइक अपीयरेंस स्ट्रक्चर्स। तो फिर हमारे पास कुछ ऐसे लाइकन्स डेवलप होना शुरू हुए जिनमें से कुछ लीफ लाइक अपीयरेंस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो गए। अब ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने
सबसे पहला काम शेड डाल दिया, किन पे? इन पे। तो इन्होंने क्रस्टोज लाइकन के ऊपर शेड डाल दिया। जब शेड डाल दिया तो उससे नुकसान ये हुआ कि अब जो है फॉलिएज आहिस्ता आहिस्ता डोमिनेंट होना शुरू हो गए, क्रस्टोज डीजनरेट होना शुरू हो गए, डिकम्पोज होना शुरू हो गए, मरना शुरू हो गए। उसकी वजह यह है कि जब ये साया डाल देंगे तो इनको प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगी। जब लाइट नहीं मिलेगी तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मरना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, इनकी जो रूट्स थी वो ज़्यादा जो थी पेनिट्रेट हो रही थी इनटू द सॉइल या इनटू द रॉक्स। जब उस स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के अंदर ज़्यादा पेनिट्रेट हो रही थी तो इनका जो था वो एक कंपटीशन डेवलप हो गया विद द क्रस्टोज लाइकन। अब जब कंपटीशन डेवलप हुआ तो उस कंपटीशन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया तो अब फॉलिएज जो हैं वो डोमिनेंट होना शुरू हो गए और क्रस्ट जो हैं, क्रस्टोज लाइकन, ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो गए। अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स में आए तो इनकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास शामिल है डर्मेटोकार्पन, और पर्मीलिया। ये इनकी एग्जाम्पल्स में शामिल है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेज पैदा हुई दैट वाज मोस स्टेज। मोस स्टेज। और अगर हम मोस की बात करें तो ये पहले हमारे पास जो है वो प्लांट्स अब डेवलप होना शुरू हो गए हैं, अब हैं जिन्हें हम ट्रू प्लांट्स कहना शुरू करेंगे। खैर, तो हमारे पास मोस्ट स्टेज आई। तो अब हमारे पास मोस स्टेज आई। अब मोस स्टेज की अगर हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास है पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम, टॉर्टुला, ये हमारे पास मॉस की एग्जाम्पल्स हैं। तो अब क्या हुआ, अब उस स्पेसिफिक एरिया पे डोमिनेंट होना शुरू हो गए मॉस। अब इन मॉस ने क्या किया, नंबर वन, इन्होंने पहली बात तो वही इन्होंने शेड डाल दिया, कवर कर दिया फॉलिएज को, क्रस्टोस को। और दूसरा, रूट्स मोर पेनिट्रेट, और इनकी रूट्स जो है वो ज्यादा पेनिट्रेट होना शुरू हो गई। अब जैसे जैसे रूट्स पेनिट्रेट होती जा रही हैं वैसे वैसे वो जो रॉक्स हैं आहिस्ता आहिस्ता वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, वो सॉइल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, शेड की वजह से फॉलिएज को और क्रस्टोस को कम से कम जो है वो लाइट मिलेगी, जिसकी वजह से ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। डिकम्पोजिशन की वजह से ह्यूमस डेवलप होगा, और जैसे ही ह्यूमस डेवलप होगा तो वो सॉइल के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, तो फर्टिलिटी में इजाफा होना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे नए इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, नए ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, उनके लिए एक फर्टाइल एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है। अब ये जो मॉस स्टेज थी, इसमें जो मॉस थे इनकी रूट्स ज़्यादा जो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट थी, उनका बेनिफिट ये हुआ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब कर लेते थे, जो कि फॉलिएज लाइकन और क्रस्टोस तक नहीं पहुंचते थे। तो बेशुमार फॉलिएज और क्रस्टोस जो है वो मरना शुरू हो गए, डिकम्पोज होना शुरू हो गए, ह्यूमस में चेंज होना शुरू हो गए और सॉइल में ऐड होना शुरू हो गए, जिससे फर्टिलिटी में मज़ीद क्या हो गया, इजाफा हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेज आई वो है हर्ब स्टेज। हर्ब स्टेज। तो हमारे पास अब सीडलिंग प्लांट पैदा होना शुरू हो गए, सीडलिंग प्लांट्स विच डेवलप सीड्स। अब एग्जैक्ट इन्होंने भी वही काम किया, इन्होंने भी शेड डालना शुरू कर दिया, इन्होंने कवर करना शुरू कर दिया, साया डालना शुरू कर दिया, शैडो डाल दिया, किसके ऊपर, बाकी वाले पीछों के ऊपर, यानी मोसिस के ऊपर, फॉलिज के ऊपर, क्रस्टोस लाइकन के ऊपर, और साथ इनकी भी रूट्स जो थी, रूट्स मोर पेनिट्रेट। तो अब
अब इनका कंपटीशन डेवलप होना शुरू हो गया, देन दे विल बिकम डोमिनेंट, और पीछे वाले सारे आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाएंगे। उनमें से बेशुमार जिनकी तो अच्छी अडेप्टेशन हो गई, जिनको वाटर मिनरल्स मिल गए, जिनको प्रॉपर लाइट मिल गई, वो तो सर्वाइव करेंगे, बाकी डिकम्पोज होना शुरू हो गए। उससे सॉइल में और फर्टिलिटी में इजाफा आना शुरू हो गया। उसके बाद शुरू हुई द नेक्स्ट वन विच इज श्रब स्टेज। श्रब याद रखिएगा, यहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है वुडी प्लांट का। अब वुडी प्लांट डेवलप होना शुरू हो गए, तो इसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही होगा कि श्रब जब आए तो इन्होंने क्या किया, हर्बिशियस प्लांट के ऊपर साया डाल दिया। इनकी रूट्स ज़्यादा लंबी थीं, ज़्यादा अच्छे तरीके से ये डोमिनेंट होना शुरू हो गए, इनका कंपटीशन डेवलप हो गया विद द प्रीवियस वन, देन दे विल स्टार्ट टू बिकम डोमिनेंट। और पीछे वाला डिकम्पोज होना शुरू, सॉइल के अंदर ह्यूमस ऐड करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से फर्टिलिटी और जो है वो इन्हांस होगी। द लास्ट स्टेज इज ट्री स्टेज। तो फाइनली हमारे पास जो वेल डेवलप्ड स्पीशीज पैदा हुई, कम्युनिटीज पैदा हुई, वो था जी ट्री का बनना। अब ट्री बना जो कि बहुत ज़्यादा वुडी नेचर का होता है। तो वुडी यहाँ पे भी हम लिखेंगे, ये भी वुडी होता है, इसका साइज बड़ा होता है। सो वुडी प्लांट यहाँ पे डेवलप हो गए विच आर हाईली स्टेबल। और ये जो थी ये हमारे पास क्लाइमैक्स स्टेज थी। और क्लाइमैक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये वेल इस्टेब्लिश होती है, इन्वायरमेंट इसके लिए सूटेबल हो जाता है, इसमें मज़ीद चेंज नहीं आता। तो ट्री हमारे पास अब डोमिनेंट है, मज़ीद इनसे कोई चेंज हमें नज़र नहीं आया। ये तब तक रहेगा जब तक इन्वायरमेंट इनके लिए फेवरेबल है, और जैसे ही इन्वायरमेंट इनके लिए अनफेवरेबल हो गया तो इनमें भी चेंजिंग आएंगी, और ये भी कोई नई स्पीशीज़ को, नई कम्युनिटीज़ को पैदा करेंगे। अब जब काम शुरू हुआ था तो वो यहाँ से शुरू हुआ था, तो ये पायनियर स्टेज होगी, पायनियर स्टेज। और डेफिनेटली जहाँ पे काम ख़त्म हुआ ये हमारे पास होगी क्लाइमैक्स स्टेज। तो इस तरह हमने इस टॉपिक सक्सेशन को कंप्लीट किया। इसकी इम्पॉर्टेंस को अगर हम देखें तो ये हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आपने इसे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रेडी करना है। हाँ, अगर हम इसके मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चंस देखें तो यहाँ पर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये MCQs के पॉइंट हैं। इसके अलावा ये एग्ज़ाम्पल्स MCQs में पूछी जा चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल्स जो हैं ये MCQ के लिए पूछी जा चुकी हैं, ये आपने MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करनी है। सो होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।